Good morning everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time lesson number first हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज की हमारी ये क्लास रनिंग है 1 या 2 क्लास और रिमेनिंग है। उसके ऊपर ये हमारा जो लेसन है ये फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट लेसन न्यू लेसन स्टार्ट किया जाएगा। सो स्टूडेंट डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। नाउ भाई उसमें मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक जो सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम चला हुआ था, सामाजिक व्यवस्था, तो उसके अंदर भी मैंने कुछ फ्यू पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो उसमें आज के हमारा न्यू सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक और इसमें वे कई सब टॉपिक थे। मैरिज विवाह, उसमें भाई अंतर्जातीय विवाह उसमें मान्य थे। अंतर्जातीय होता भाई उस जाति का उस सवर्ण जाति का नीची जाति में, नीची जाति का ऊंची जाति में आपस में विवाह कर सकते थे, जिसको आज के टाइम में इंटरकास्ट मैरिज भी बोला जाता है। तो अंतर्जातीय विवाह उस समय में मान्य थे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी धीरे धीरे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे संस्कृति मिल जाती थी। देखो भाई अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये न्यू वर्ड है। इनमें मैं आपको बताऊंगा अनुलोम क्या है और प्रतिलोम क्या है। देखो अनुलोम विवाह जब ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति की स्त्री से विवाह करता है, तो ये बताया गया भाई अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को भी धीरे धीरे स्वीकृति मिल जाती थी। तो ऊंची जाति का पुरुष जब नीची जाति की स्त्री से विवाह करता था तो वो अनुलोम विवाह था, और जब नीची जाति का पुरुष ऊंची जाति की स्त्री से विवाह करता था वो प्रतिलोम विवाह था। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी धीरे धीरे स्वीकृति मिल जाती थी। उत्तर व दक्षिण भारत के विवाह नियमों में प्राय उत्तर और दक्षिण भारत में जो भी उनमें प्राय भिन्नता सी एक अलग उनमें वो डिफरेंट टाइप के थे, अलग प्रकार के थे। इस तरह उत्तर भारत में अलग अलग जातियों के विवाह के रीति रिवाजों में जो उत्तर भारत में अलग अलग जातियां थी उनके रीति रिवाज भी अलग अलग थे। समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित, यानी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, ठीक है, बहुविवाह प्रथा बोला जाता है। ऊंचे वर्णों में स्त्रियाँ जो ऊंचे कुल थे उनमें स्त्रियाँ पुनर्विवाह, मतलब अगर किसी लेडीज़ का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता था, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, तो वो रीमैरिज दोबारा से शादी नहीं करती थी। किंतु शूद्र व वैश्यों में जो शूद्र और वैश्य थे कास्ट थी, इनमें दोबारा से विवाह हो जाता था। सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा कैसे भाई, जब अगर किसी स्त्री का पति एक्सपायर हो जाता था उसको जिंदा चिता में जला दिया जाता था। हमारे जो सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक उनके प्रयासों से इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र धारण, जो जिस लेडीज़ का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती थी। इजंट दैट्स ऑल, ये था हमारा विवाह के मैरिज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है भाई उच्च नैतिक जीवन, आई मोरल लाइफ। एवन सांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया है। प्रतिष्ठावान भाई किसने भी, एवन सांग ने भारतीयों को उच्च प्रतिष्ठावान बताया। प्रतिष्ठावान को क्या होते हैं भाई, सम्मानित और समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले व्यक्ति। प्रतिष्ठावान का मतलब क्या होता है भाई, सम्मानित और समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले व्यक्ति। एवं सांग ने भारतीयों को क्या प्रतिष्ठावान बताव है। वे पाप पुण्य का विश्वेश कि ये गलत है, इससे पाप होगा, ये पुण्य का काम है, इन चीज़ों का वो ध्यान रखते थे। या ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता था, जो गेस्ट आ जाता था उसको गॉड के रूप में, भगवान के रूप में माना जाता था। यहाँ ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा सदैव बनी रहती थी। देखो कर्तव्य निष्ठा क्या होती है भाई, अपने काम और जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहना। अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहना क्या कहलाती थी, कर्तव्य निष्ठा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे विवाह या उच्च नैतिक जीवन इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग थे वो मैंने इसके अंदर भी इनको ये अंडरलाइन कर रखा है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी वर्ड का कोई मीनिंग समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद देखो इसमें विवाह हो गया, उच्च नैतिक जीवन हो गया। तो थर्ड पॉइंट कौन सा है, रेजिडेंस। नगर साधारण, जो नगर साधारण और निश्चित योजना के अनुसार बनते थे। उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए, किसी नगरों के चारों ओर सुरक्षा के लिए प्रकोटे बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, नगर के चारों ओर सुरक्षा के लिए प्रकोटे। प्रकोटे क्या होते भाई, किसी किले या शहर के चारों ओर बनी एक सुरक्षा की दीवार,
किसी किले या शहर के बाहर जो सुरक्षा के लिए दीवार बनाई जाती थी उसे प्रकोटे कहा जाता है। तो क्या बताया इसमें, नगर साधारण और निश्चित योजना के अनुसार बनते थे, उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए प्रकोटे बनाए जाते थे। नगरों में मकान कई मंजिला होते थे, कई बड़ी ऊंची बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग जो होते, कई मंजिले भवन होते थे। घरों के जो घर बनाए जाते थे उनमें क्या भाई पत्थर और पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। जो गांव होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता था। मकान जो है सामान्यतः कैसे होते थे, वे कच्चे होते थे, जिनमें कच्ची मिट्टी व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। तो वे नेक्स्ट पॉइंट हमारा खान पान, फूड एंड डाइट। लोग सादा भोजन करते थे, कैसे भाई सिंपल फूड को लाइक करते थे, वो पसंद करते थे। गेहूँ चावल साधारणतः लोगों का भोजन था। दूध, घी, दही, गुड़, शक्कर व सरसों का तेल आदि भोजन के मुख्य अंग थे। उनके भोजन के ये प्रमुख अंग थे। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया। गार्लिक यानी नो यूज गार्लिक ओ ओनियन, भाई इनका प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। जिस तरह कि आज के टाइम में कई लोग प्याज और लहसुन को नहीं खाते, उसमें भी नहीं खाते थे। तो ये थी हमारी स्टूडेंट सोशल सिस्टम। उसके बाद हमारा क्या आ गया, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इसके समय में देखो सभी साधनों से स्पष्ट है कि देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक का मतलब क्या होता है भाई, धन, व्यापार और संसाधनों से संबंधित है। तो धन, व्यापार, साधनों से संबंधित देश की आर्थिक स्थिति भाई कैसी थी, उस समय अत्यधिक उन्नत एवं मजबूत थी, काफ़ी मजबूत थी। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय, प्रोफेशन क्या था भाई, लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या था, कृषि। जो कृषि एग्रीकल्चर लोगों की इनकम का मतलब एक आधार था, लाइफ से मतलब अर्निंग का सोर्स था, यानी आजीविका का मुख्य आधार कृषि था। एवं सांग के अनुसार भोजन और फलों का उत्पादन भरपूर, काफ़ी मात्रा में भोजन और फलों का प्रयोग किया जाता था। अरसरित भाई अरसरित थे जो कि अरसरित चावल, अरसरित के अनुसार भी क्या हुई, चावल, गेहूँ, ईख आदि के साथ सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। उसने बताया कि उसमें में चावल गेहूँ के साथ ईख जो गन्ना जो शुगर कैन बोलते हैं भाई, सेब और अंगूर भी उगाए जाते थे। सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का मतलब इरिगेशन की बेटर अरेंजमेंट था। हर्षरित में सिंचाई के साधन में जल पंप का उल्लेख है। किसका भाई, हर्षरित ने जो इसके अर्श के दरबार में एक कवि थे, वो कौन आए थे, बाण भट्टों ने अरिष्ट नामक एक कविता लिखी। तो अरिष्ट में सिंचाई के साधन में किसका, सिंचाई का उल्लेख, सिंचाई का उल्लेख भाई। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, आगे देखो भाई, कृषि से अलग वाणिज्य व्यवसाय और व्यापार भी प्रगति पर थे। वाणिज्य व्यवसाय क्या होता है भाई, वाणिज्य व्यवसाय होता है व्यापार और वस्तुओं की खरीद बिक्री का कार्य है। व्यापार और वस्तुओं की खरीद बिक्री का कार्य है। कृषि से अलग व्यापार, वाणिज्य व्यवसाय और व्यापार भी प्रगति पर थे, काफ़ी प्रोग्रेस थी। कुछ शहर अपने व्यापार के कारण, जो कुछ शहर थे वे अपने व्यापार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध और समृद्ध हो गए। समृद्ध भाई धन धान्य से परिपूर्ण, कुछ ऐसे शहर थे जो काफ़ी प्रसिद्ध, फेमस और समृद्ध हो गए थे, जैसे थानेसर, उज्जैन और कन्नौज। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। आंतरिक का मतलब होता है भाई, देखो आंतरिक का मतलब क्या होता है, देश के अंदर की चीज़ें या मामले। बाहरी देश के बाहर, जैसे अन्य देशों से संबंध है। तो देश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार धंधा नए से काफ़ी परिपूर्ण था, काफ़ी समृद्ध था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, औजार उद्योग प्रमुख उद्योग थे। Okay students, today's class ended here. I will discuss with you in next topic in this class, next class, characteristic of horse. So thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class. So thanks again.